नमस्कार दोस्तों, मैं निर्भय सिंह आपका जीएस ट्यूब में स्वागत करता हूं। हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था का अध्ययन कर क्रम में आज सर्वोच्च न्यायालय का अध्ययन करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। ये सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 124 में है, 124 में, ठीक है। ध्यान दीजिएगा आप, आर्टिकल 124 में क्या कहा गया है? कहा गया है कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा। भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा। न्यायालय होगा। ये लाइनें क्यों लिखी होती मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर बता देता हूं। ये इसलिए लिखी होती है क्योंकि संवैधानिकता स्थापित हो सके, है ना। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति मैं आपको बता चुका हूं ये सब, ठीक है। अच्छा, ये जो उच्चतम न्यायालय है वो एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश से मिलकर के बनेंगे। एक तो मुख्य होगा, 7 अन्य होंगे, ठीक। एक मुख्य और 7 अन्य। आगे सुनिएगा, संसद को यह अधिकारता होगी, संसद को यह अधिकारता होगी, अधिकारता होगी कि वह विधि द्वारा, कि वह विधि द्वारा न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सके। न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सके। अब ध्यान दीजिए, क्या ध्यान देना है कि उच्चतम न्यायालय होगा, 1 और 7 अन्य से मिलकर के बनेगा, लेकिन ये जो न्यायाधीशों की संख्या है इसको बढ़ाया जा सकता है। किसके द्वारा? ध्यान दीजिएगा आप, क्या ध्यान देना है, किसके द्वारा? तो संसद के द्वारा। कैसे? विधि बनाकर, कानून बना करके, ठीक है। ये पावर किसके पास है? संसद के पास है, न्यायाधीशों को बढ़ाने के लिए कानून बना करके ऐसा कर सकती है। और इसका प्रयोग करते हुए आज वर्तमान संख्या कितनी पहुंच गई? 34, 1 + 33, यही तो पहुंची। एक मुख्य न्यायाधीश, 33 अन्य न्यायाधीश, ठीक। वर्तमान संख्या क्या है? 34, ठीक। आगे चलते हैं, अब ध्यान से देखिएगा। अब इनकी नियुक्ति करता कौन है? तो ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति करते हैं। तो राष्ट्रपति, ध्यान से सुनिएगा, जिससे भी परामर्श करना चाहे, वो उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश से परामर्श करना चाहे या किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से परामर्श करना चाहे, जिससे भी परामर्श करना चाहे वो परामर्श करेगा और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा, ठीक। उच्चतम न्यायालय जिससे भी चर्चा करना चाहे, कोई उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश उससे चर्चा करना चाहे करे, उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश उससे करना चाहे करे, जिससे भी मर्जी है चर्चा कर ले, और उसके बाद उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की वो नियुक्ति कर सकेगा। आगे सुनिएगा, लेकिन आगे मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है तो उपरोक्त ये लिखा हुआ है कि जिससे मर्जी है उससे वो चर्चा करे और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर दे। लेकिन अगर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी है, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी है तो हमेशा ही मुख्य न्यायाधीश से परामर्श जरूर किया जाएगा। ध्यान से सुनिएगा क्या लिखा हुआ है। अभी इस बात पे मत जाइएगा कि ऐसे नहीं होता है, वह तो वो तो सीनियरिटी के हिसाब से होता है, वो अभी बात में बात करेंगे। अभी जो लिखा हुआ है उस पर बात चल रहा है, उसका व्यवहार में आज बदल गया है, उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी जो सिद्धांतता है बात है वो बात समझिए, व्यवहार में चीजें बहुत बदल चुकी हैं। राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा, जिससे मर्जी है उससे चर्चा करके नियुक्त करेगा सभी न्यायाधीश को, ठीक है।
लेकिन अन्य न्यायाधीशों की जब नियुक्ति करेगा तो हमेशा ही मुख्य न्यायाधीश से जरूर वो चर्चा कर सकेगा, सलाह ले सकेगा, परामर्श से काम करेगा। ठीक है, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में हमेशा ही मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लिया जाएगा। अब आते हैं परामर्श शब्द पर। परामर्श लिया जाएगा। अब सवाल यह है कि मुख्य न्यायाधीश जब परामर्श देगा तो उसका मतलब क्या है? क्या वो अकेले निर्णय करेगा? तो नहीं, वो अकेले निर्णय नहीं करेगा। वो कैसे करेगा कि एक मंडल का निर्णय होगा, जिसको आप कोलोजियम पेपर में पढ़ते होंगे, कभी आपने पढ़ा हो, ध्यान दिया हो तो। कोलोजियम मंडल, ये कोलोजियम किससे मिलकर बनता है? तो मुख्य न्यायाधीश तो होंगे ही, साथ में 4 और न्यायाधीश होंगे, वरिष्ठतम 4 और वरिष्ठतम। ये पैनल पूरा सलाह देगा। ध्यान से सुनिएगा, रिपीट करता हूं। अब मैंने इसीलिए आज लिख करके पढ़ाने का निर्णय लिया था। फिर से रिपीट करता हूं। किसी भी न्यायाधीश की नियुक्ति करने का पावर राष्ट्रपति के पास है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जो करेगा तो हमेशा मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करेगा, और मुख्य न्यायाधीश के जब परामर्श देगा तो अब वो 4 अन्य न्यायाधीशों से परामर्श करने के बाद परामर्श देगा, अपने मन से नहीं देगा। और यह परामर्श जो प्रक्रिया के अनुसार दिया गया है तो राष्ट्रपति परामर्श मानने को बाध्य है। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश जो सलाह देगा वो बाध्य है उससे। अब आप व्यवहार में देखते होंगे कि भाई ऐसे नहीं होता है। वो तो हमने देख रखा है, वरिष्ठ लोगों को जो वरिष्ठता के आधार पर CJI बन जाते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाते हैं, मुख्य न्यायाधीश बन जाते हैं। बात सही है, लेकिन ये न्यायालयी घटनाक्रम से हुआ है। ठीक है, 1993 के जो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय उसमें डिसाइड किया गया है कि वरिष्ठतम को CJI बनाया जाएगा। ठीक है, होता क्या है कि यहाँ पर एक ये मान लीजिए वरिष्ठ है और 33 लोग और हैं, तो ये जब तक कुर्सी पे है उसके बाद जो वरिष्ठतम होगा वो इस कुर्सी पे आ जाएगा, और जब इधर सीट खाली होगी तो राष्ट्रपति महोदय जो प्रेसिडेंट हैं वो इससे चर्चा करेंगे। ये अपने 4 और वरिष्ठ साथियों से चर्चा करके इनको सलाह देगा और उस व्यक्ति की नियुक्ति यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी बात। लेकिन यहाँ पर जो किताब में आपको लिखा मिलेगा वो यही लिखा मिलेगा, ये जो लिखा हुआ है। ठीक है, इसको आगे समझाने के लिए मैंने यहाँ पर परामर्श आपको बताया कि परामर्श मानने को बाध्य भी है। ठीक है, पदावधि क्या होती है उसको समझ लीजिए। किसी भी न्यायाधीश की पदावधि क्या होती है वो समझिए थोड़ा सा। कब तक अपने पद पर रहेगा? पदावधि होगी जब तक कोई व्यक्ति अपनी उम्र 65 वर्ष ना पूरी कर ले, वो अपने पद पर, न्यायाधीश के पद पर बना रहेगा। अब वो मुख्य न्यायाधीश हो या अन्य न्यायाधीश हो, 65 वर्ष तक वो अपने पद पर बना रहेगा जब तक उसकी उम्र 65 वर्ष ना हो जाए। क्या वो त्यागपत्र दे सकता है? हाँ, वो त्यागपत्र दे सकता है। किसको दे सकता है? तो राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे करके पदमुक्त हो सकता है। त्यागपत्र दे करके पदमुक्त हो सकता है। ठीक, अच्छा, क्या उसको हटाया जा सकता है? हाँ, उसको हटाया जा सकता है। कैसे? तो आपको मैंने बताया था, याद कीजिए, महाभियोग बताया था। वही प्रोसेस यहां भी लगेगा, लेकिन यहां पर हम लोग महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। प्रोसेस पूरा सेम रहेगा, लेकिन इस शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। हमारे संविधान में राष्ट्रपति के लिए ही महाभियोग शब्द का प्रयोग किया गया है, अन्य किसी के लिए नहीं। लेकिन हाँ, हटाने का प्रोसेस सेम रहेगा। ठीक है, तो एक बात और आगे सुनिएगा, मैं रिपीट कर दूंगा, लेकिन अभी जरा ध्यान से दीजिए। देखिए, तो महाभियोग किस आधार पर लाया जा सकता है? तो 2 आधार पर, कदाचार और असमर्थता। कदाचार और असमर्थता के आधार पर ही हटाया जा सकता है। ठीक है, क्या होगा? देखिए, पहले बात तो हटाने का प्रस्ताव किसी भी सदन में आ सकता है।
किसी भी सदन में हटाने का प्रस्ताव आ सकता है, ठीक है। और उस सदन के बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 बहुमत से अगर पारित कर दें तो दूसरे सदन में जाएगा। दूसरे सदन में भी 2/3 बहुमत से पारित कर दें तो भाई दोनों सदन अगर सहमत हैं तो राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करेगा ही, रोकेगा थोड़ी ना, क्योंकि राष्ट्रपति को अंततः तो मंत्रिपरिषद की सलाह से चलना है, तो राष्ट्रपति भी साइन करेगा, ठीक है। ये एक ही सेशन में होना चाहिए, पूरी प्रक्रिया एक ही सेशन में, एक ही सत्र में होनी चाहिए, ठीक है। तो पदत्याग करना पड़ेगा, वो महाभियोग वाला ही है, मतलब पूरा का पूरा उसमें कोई इधर उधर की बात नहीं है। महाभियोग जैसे राष्ट्रपति में आपने पढ़ा था वही यहाँ पर भी, किसी भी सदन से शुरू हो सकता है, इस आधार पर शुरू होगा, किसी भी सदन में शुरू हो सकता है, उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 बहुमत से पारित कर देगा एक सदन, तो दूसरे सदन में की जांच करेगा, और उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 बहुमत से अगर पारित कर देंगे तो राष्ट्रपति सिग्नेचर करेगा ही करेगा, रोकेगा तो नहीं, ठीक है। क्यों नहीं रोकेगा? क्योंकि भाई सदन से अगर पारित हो रहा है तो जाहिर सी बात है मंत्रिपरिषद सहमत है, मंत्रिपरिषद सलाह देगी राष्ट्रपति को, भाई साइन कीजिए, आप उनको मानना पड़ेगा। तो अगर साइन हो ही जाएगा, एक ही सत्र में सब काम होगा, तो वो जो मुख्य न्यायाधीश है या अन्य कोई न्यायाधीश है, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये सुप्रीम कोर्ट के जज को भी ऐसे ही हटाते हैं, हाई कोर्ट के जज को भी ऐसे ही हटाते हैं, ध्यान रखिएगा, इसमें कोई अंतर नहीं है। जज को हटाने का सेम प्रोसेस है, जैसे राष्ट्रपति वैसे ही मुख्य न्यायाधीश, वैसे ही उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, कोई भी न्यायाधीश हो, मुख्य हो अन्य हो कोई भी हो, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश को हटाने का यही प्रोसेस है, सेम, ठीक। आगे चलते हैं। अब भाई योग्यता क्या होनी चाहिए? योग्यता, भाई योग्यता तो भारत का नागरिक हो, इसमें तो कोई समस्या ही नहीं है, भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके बाद क्या है, ये पहली शर्त सबके लिए है, और दूसरी शर्त में 3 पार्ट है, का, खा, गा, ठीक है। ये पहली शर्त सबके लिए है, और दूसरी शर्त में जो 3 पार्ट है, 3 में से कोई भी एक शर्त पूरी होनी चाहिए। क्या है? का, खा, गा मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, वरना ओरिजिनली जैसे लिखा है वैसे मैं लिख दूं तो ध्यान से देखिएगा कैसे लिखा है, ओरिजिनली जो लिखा हुआ है, रुकिए रुकिए रुकिए, मैं ओरिजिनली लिख देता हूं। लिखा है कम से कम 5 वर्ष तक हाई कोर्ट में न्यायाधीश हो, या 10 वर्ष तक हाई कोर्ट में अधिवक्ता यानी वकील रहा हो, या राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो, मतलब विधि का ज्ञानी हो। अब इस या से आप समझ रहे होंगे कि पहला तो सबके लिए अनिवार्य है, ये दूसरे वाले में 3 में से कोई भी एक शर्त पूरी होगा तो वो योग्य होंगे कि भाई न्यायाधीश नियुक्त किया जा सके उनको, ठीक है। शपथ कौन दिलाता है? शपथ भाई ये कौन दिलाता है? तो उच्चतम न्यायालय का जो न्यायाधीश हैं उनको शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति अगर कोई समस्या है, मान लीजिए कोई दिक्कत है, घुटने में दर्द है, कोई समस्या है, तो राष्ट्रपति जिसको भी नियुक्त कर देगा वही दिला देगा शपथ, कोई समस्या नहीं है ना। अच्छा, अब थोड़ा सा पॉइंट वाली बात पे आते हैं। पॉइंट वाली बात पे क्या है, एक मिनट, हाँ, सुप्रीम कोर्ट की पावर क्या है, अधिकारता। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 129 क्या कहता है कि उच्चतम न्यायालय एससी जो है एक अभिलेख न्यायालय होगा, अभिलेख न्यायालय होगा, तथा उसको अपनी अवमानना के लिए, अपने
अवमानना के लिए दंड देने का अधिकार होगा, लिए दंड देने का अधिकार होगा। ठीक है, क्या कह रहा है, अभिलेख न्यायालय होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर एससी ने किसी मामले में कोई निर्णय दिया है तो बाकी न्यायालयों के लिए वो कानून का काम करेगा। अगर उसने कह दिया कि भाई रोड से मंदिर को हटाना है, आप हटा सकते हैं, तो भाई सभी न्यायालय इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि भाई मंदिर को रोड से हाईवे बनाने में अगर मंदिर मस्जिद आ रहा है तो उसको हटा देंगे, कोई समस्या नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा है। ठीक है, आप सुनते हो कई बार सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में ऐसा कहा, तो सुप्रीम कोर्ट की टीका टिप्पणी इसलिए इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, इसीलिए इंपॉर्टेंट होती है। अभी जूही चावला जी पे जो 20 लाख का 5G रिचार्ज हुआ है वो इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर। ठीक है, तो अब क्या है, अब ये सीधे सीधे है जो लोअर कोर्ट है उनको सीधे सीधे एक मैसेज है कि 5G के खिलाफ ये सब जो हाई कोर्ट को निर्देश है कि भाई आप स्वीकार ना करें सब बेकार की जो याचिका वाचिका है, तो इसलिए ये अभिलेख न्यायालय है। अच्छा, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय दिया है या कोई बात कही है, अगर कोई अवमानना करता है तो उसको दंडित करने का प्राधिकार है सुप्रीम कोर्ट के पास। अब चलते हैं आर्टिकल 131। आर्टिकल 131 जो करता है एससी की मूल अधिकारता की बात करता है। मूल अधिकारता मतलब कुछ ऐसे मामले होते हैं जो सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, कुछ ऐसे मामले जो सीधे सुप्रीम कोर्ट की क्षेत्राधिकारता में आते हैं। कौन कैसे मामले होते हैं जरा ध्यान से देखिएगा। एक तो वो केंद्र राज्य संबंध की कोई लड़ाई है, केंद्र राज्य की कोई लड़ाई है तो सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। ठीक है, केंद्र सरकार का कोई, भाई मान लीजिए आज की स्थिति में आपको समझाऊं तो केंद्र सरकार और बंगाल राज्य के बीच में कोई विवाद है, सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। ठीक है, या केंद्र की सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार एक तरफ है, बिहार सरकार भी यहीं पे है, वर्सेस बंगाल और केरल है, तो भी वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो 131 जो मूल अधिकारता है वो यही है। ठीक है, जहाँ पर जो राज्यों के मुकदमे, मान लीजिए कि बिहार सरकार और झारखंड सरकार के बीच कोई मामला है तो ये भी सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। दो राज्यों की लड़ाई हो या केंद्र और राज्य की लड़ाई हो या केंद्र राज्य और राज्यों की लड़ाई हो, वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में सुनी जाएगी। ठीक है, केंद्र राज्य की मतलब यहाँ पर मैंने उदाहरण दिया आपको, केंद्र सरकार और बंगाल का उदाहरण दिया, यहाँ मैंने आपको दिया फिर केंद्र सरकार यूपी बिहार एक तरफ है और बंगाल केरल एक तरफ है, वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। या दो राज्य हैं बिहार और झारखंड, उनका कोई विवाद है तो वो भी सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप मूल अधिकार नहीं सुन सकते। क्यों? मूल अधिकार आप अपेक्षा कर रहे होंगे कि मैं बोलूँगा। मूल अधिकार इसलिए नहीं बोलूँगा क्योंकि मूल अधिकार के लिए आप वहाँ भी आ सकते हैं हाई कोर्ट में, तो वो प्रारंभिक अधिकारता के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, ये हो गया 131। फिर चलते हैं 132। 132 में क्या है कि उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट जो निर्णय देता है उसके, उच्च न्यायालय मान लीजिए कोई निर्णय दिया है और उसके निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है, एससी में अपील की जा सकती है 132 के अंतर्गत। यदि कब की जाएगी? यदि हाई कोर्ट ये कह दे कि भाई ये वाद ऐसा है कि इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न निहित है विधि का, मतलब हाई कोर्ट ने कोई निर्णय दिया है उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है, लेकिन हाई कोर्ट उसमें ये प्रमाणित करता है कि भाई इस मुकदमे में, इस वाद में कुछ ऐसी चीजें हैं जो विधि या कानून के गूढ़ प्रश्न हैं जिसका निर्धारण सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाना चाहिए। ऐसा वो क्यों कहता है? क्योंकि वो अभिलेख न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट, है ना, इसलिए वो कहता है। ठीक है, ये 132। इसके अलावा जो हाई कोर्ट अगर मृत्युदंड देता है या 10 साल की सजा देता है, उसमें तो निश्चित तौर पे अगर आप प्रमाणित करें हाई कोर्ट या ना करे, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, एक्चुअली में ये विधि का तो है नहीं मामला, राज्य व्यवस्था का मामला है, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। मान लीजिए मैं ये कह रहा हूँ कि 10 साल की सज़ा किसी को हो गई, 10 साल या 10 साल से अधिक की सज़ा, या किसी को उम्र कैद दे दी या किसी को फांसी दे दी, तो यहाँ जरूरी नहीं है कि हाई कोर्ट ये कहे कि हम प्रमाणित करेंगे तभी आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। नहीं, प्रमाणन की जरूरत नहीं है, वैसे ही सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं।
तो ये आर्टिकल 132 है। फिर चलते हैं आर्टिकल 136 में, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है प्राथमिक परीक्षा के लिहाज से। 131 129 भी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है और आपका ये भी इंपॉर्टेंट है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सामान्य जानकारी के लिए आपके जरूरी है, इंपॉर्टेंट कतई नहीं है ये। 136 क्या है? विशेष अनुमति अधिकारता। आपसे पूछा जा सकता है विशेष अनुमति अधिकारता किस आर्टिकल में? अनुमति अधिकारता, ठीक है। अब क्या है, उच्चतम न्यायालय अपने विवेक के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र वाले कोई भी किसी न्यायालय का अगर कोई मामला है तो उसे अपनी अपील के लिए वो हामी भर सकता है, भले उसके जुरिडिक्शन में आता हो, क्षेत्राधिकार में आता हो या नहीं आता हो, वो अनुमति दे सकता है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, कोई चीज़ ऐसी है, कोई मामला ऐसा है, मान लीजिए कि वो सुप्रीम कोर्ट सीधे जुरिडिक्शन में सीधे उसके नहीं आता हो, लेकिन आर्टिकल 136 के अंतर्गत वो स्वीकार कर सकता है याचिका को, ठीक है। या न्यायालय ने कोई निर्णय दे दिया है किसी वाद में, वो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के दायरे में नहीं आता है, लेकिन फिर भी वो परमिशन दे सकता है आर्टिकल 136 से कि भाई हम विशेष अनुमति दे रहे हैं। हाँ, लेकिन विशेष अनुमति वाला क्लॉज जो है वो सेना के न्यायालय पे नहीं चलेगा, वहां पर नहीं चलेगा। सेना का कोई न्यायालय कोई निर्णय देती है तो वहां पर 136 का कोई काम नहीं आएगा वहां पर आप, ठीक है। बाकी अगर कोई कैसा भी वाद है, किसी न्यायालय ने कोई निर्णय दे दिया है, ठीक है, उसको अपील के लिए विशेष अनुमति दे सकता है आर्टिकल 136 के अंतर्गत कौन? सुप्रीम कोर्ट। लेकिन सेना के अगर न्यायालय है तो उसके प्रति ऐसी अनुमति नहीं दी जा सकती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर है आर्टिकल 137, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी आर्टिकल 137। क्या कहता है, ध्यान सुनिएगा। उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, देखिए मैं बहुत धीरे धीरे बोल रहा हूं, आप इसको थोड़ा सा स्लो करके सुन करके लिख लेंगे। अब मैं पूरा पूरा लिखूंगा तो बड़ा समय लग जाएगा, ठीक है। तो उच्चतम न्यायालय को यह अधिकारता होगी, यह अधिकारता होगी कि वह अपने पहले के निर्णय को, कि वह अपने पहले के निर्णय को पुनर्विलोकन कर सके, पुनर्विलोकन कर सके। इसका क्या मतलब है? अभी आपने 129 में पढ़ा कि भाई सुप्रीम कोर्ट कोई अगर निर्णय देता है वो आगे आने वाले मामलों के लिए और अधीनस्थ न्यायालयों के लिए कानून का काम करता है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट को किसी मामले में लगता है कि भाई देखो हमने पहले जो निर्णय दिया था वो तो गलत दिया था, अब उसको सुधार करने की आवश्यकता है। जैसे कि आपको सबसे अच्छा उदाहरण दूं, मैंने आपको पढ़ाया भी मौलिक अधिकार, जब मैंने पढ़ाया है AK गोपालन के केस को मैंने आपको बताया है, आर्टिकल 21 जब पढ़ा रहा था मैं, और वहाँ पर देखिए कैसे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया बदल जाती है वहाँ पर मेनका गांधी के केस में। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई पहले निर्णय दिया है तो जरूरी नहीं है कि नए वाद में उसी निर्णय को वो लेकर के चले। अगर उसको लगता है कि भाई इसमें सुधार की जरूरत है तो वो पुनर्विचार कर सकता है, पुनर्विलोकन कर सकता है, ठीक है, वो ऐसा कर सकता है। आगे आर्टिकल 141, ये क्या है कि उच्चतम न्यायालय अगर कोई निर्णय देता है तो वो सभी न्यायालय के लिए बाध्यकारी है। 141 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय दिया है तो सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी है। वो नहीं कह सकते कि हम नहीं मान रहे, वो बाध्यकारी है, मानना पड़ेगा, ठीक है। फिर 143, हालांकि मैं हल्का फुल्का पढ़ा चुका हूँ राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति में। क्या होता है कि सार्वजनिक प्रश्न कोई है, सार्वजनिक कोई प्रश्न है और राष्ट्रपति साहब सलाह मांगते हैं तो उस भाई सलाह देने का कर्तव्य है सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे, कुछ मामलों में 143(1) जब आप पढ़ेंगे तो सर्वोच्च न्यायालय परामर्श देने को बाध्य नहीं है, ठीक है, और ना ही राष्ट्रपति मानने को बाध्य है। लेकिन आमतौर पर होता यह है कि सुप्रीम कोर्ट राय देता ही देता है, और राय वो ऐसा नहीं कि मुख्य न्यायाधीश अकेले देगा, अकेले नहीं देगा, अपनी राय के साथ साथ वो 4 लोगों से और परामर्श करेगा, 4 जो वरिष्ठतम जज होंगे उनसे ही परामर्श करेगा, तब कोई राय देगा। तो आपने जब मैंने पढ़ाया था ना राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति जिसमें वो परामर्श मांग सकता था, तो यहाँ परामर्श देने की अधिकारता किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है, ठीक है।
अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि है, समझौता है, कोई ऐसा विवाद है, उसमें परामर्श मांगता है, तो भाई सुप्रीम कोर्ट परामर्श देने को बाध्य है। हालांकि राष्ट्रपति तब भी बाध्य नहीं है कि वो माने चाहे ना माने। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा 143 को क्लियर समझ लीजिए। ये राष्ट्रपति सलाह मांग सकता है और सुप्रीम कोर्ट उसकी मर्जी पे सलाह दे या ना दे, लेकिन आमतौर पर वो देता ही है, और अकेले नहीं देता है। मुख्य न्यायाधीश 4 लोगों से और सलाह करके ही देता है। जब 143(2) के अंतर्गत, जिसमें कोई विदेशी संधि है, समझौता है, उसके अंतर्गत कोई सलाह मांगी जाती है कि आप अपनी सलाह दीजिए, वहां पर 143(2) में फिर सुप्रीम कोर्ट बाध्य है सलाह देने को। ठीक है, तो फिलहाल 143 आप ऐसे याद रखिए कि ये सुप्रीम कोर्ट की सलाह देने की अधिकारता है और राष्ट्रपति की सलाह लेने की अधिकारता है। ठीक है, एक पॉइंट और थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे। सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जो जज है, न्यायाधीश है, वो रिटायरमेंट के बाद वकालत नहीं कर सकता कहीं पे भी, वो वकालत नहीं कर सकता। ठीक है, ये स्पष्ट रूप समझ जाइए। आप एससी के जज होकर के अगर रिटायर हो रहे हैं तो आप कहीं भी प्लीड नहीं कर सकते, आप कहीं भी मुकदमा नहीं लड़ सकते। सेवानिवृत्ति का मतलब सेवानिवृत्ति। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, मैं फिर से रिवीजन कर देता हूं जल्दी से। पहली बात तो क्या है कि राष्ट्रपति भारत का एक न्यायाधीश भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा जो एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश से मिलकर बनेगा। लेकिन संसद को यह अधिकारता होगी कि वह विधि द्वारा न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सके, और 2019 में वृद्धि करके 34 कर दी गई है। एक मुख्य न्यायाधीश, 33 अन्य न्यायाधीश। पावर किसके पास है? संसद के पास। ध्यान दीजिएगा। नियुक्ति कैसे होती है? नियुक्ति राष्ट्रपति जिससे भी परामर्श करना चाहे परामर्श करके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है, लेकिन अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में सदैव मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करेगा, और मुख्य न्यायाधीश 4 वरिष्ठतम जजों से सलाह करके ही परामर्श देगा। वो परामर्श राष्ट्रपति मानने को बाध्य है। ठीक है, लेकिन व्यवहार में व्यवहारता है। आज वरिष्ठतम जो जज होता है वो सीजेआई बनता है, मतलब मुख्य न्यायाधीश बनता है, और जो अन्य न्यायाधीश हैं वो कोलोजियम सिस्टम, या कहें कि मुख्य न्यायाधीश 4 वरिष्ठतम जजों से सलाह करके अन्य को नियुक्त करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। पदावधि जब तक वो 65 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर लेता है। त्यागपत्र दे सकता है राष्ट्रपति को। महाभियोग लगाया जा सकता है, अगर पद से हटाना है तो महाभियोग का लाना पड़ेगा। हालांकि महाभियोग शब्द का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं, प्रोसेस पूरा सेम है। आधार किस आधार पर हटा सकते हैं? कदाचार और असमर्थता के आधार पर। क्या है? किसी भी सदन में लाया जा सकता है, मतलब लोकसभा राज्यसभा जरूरी नहीं है। उस सदन के बहुमत और मतदान करने के 2/3 बहुमत से पारित हो जाएगा तो दूसरे सदन में जाएगा। दूसरा सदन भी उस सदन के बहुमत और मतदान करने के 2/3 बहुमत से पारित कर देता है तो राष्ट्रपति सिग्नेचर उस पर कर देगा, और ये पूरा प्रोसेस एक ही सत्र में हो तो जो न्यायाधीश है पद से हटा दिए जाएंगे। अभी तक भारत में किसी भी न्यायाधीश को हटाया नहीं गया है। हालांकि रामास्वामी, सौमित्र सेन और पीडी दिनाकरन साहब को सामना किए हैं, लेकिन अभी तक किसी को हटाया नहीं गया है। ठीक है, भारत का योग्यता क्या है? तो नागरिक होना चाहिए। इसके अलावा क्या योग्यता है? तो इन 3 में से कोई एक। 5 साल वो न्यायाधीश हो हाई कोर्ट में, या हाई कोर्ट में 10 साल तक वकील रहा हो, या राष्ट्रपति को लगता है भाई कोई पारंगत विधिवेत्ता है। कभी कभी देखिए आप, कुछ लोगों को नियुक्त कर दिया जाता है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे न्यूज़पेपर पे या करंट अफेयर पे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति जिसको भी कह देगा वो दिला देगा। और ये आर्टिकल 129 कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाला है कि सुप्रीम कोर्ट को अवमानना के लिए दंड देने का अधिकार है, और इसके जो कानून है, जो निर्णय हैं, वो सभी न्यायालय के लिए कानून की तरह काम करते हैं। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, एससी की मूल अधिकारता क्या है? केंद्र राज्य के संबंध और राज्यों के जो केंद्र राज्य विवाद और राज्यों के विवाद सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। यहाँ मौलिक अधिकार नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि मौलिक अधिकार के लिए आप हाईकोर्ट भी जा सकते हैं। इसके अलावा उच्च न्यायालय ने कोई निर्णय दिया है और वो प्रमाणित कर दे कि ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट जाने लायक है, इसमें विधि का कोई सारवान प्रश्न निहित है, तो सुप्रीम कोर्ट वो जा सकता है। इसके अलावा अगर मुकदमे में 10 साल या उससे अधिक की सजा है या फांसी की सजा दी गई है तो भी सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। विशेष अनुमति अधिकारता, सुप्रीम कोर्ट को शक्ति है कि वो किसी भी वाद को अपनी विशेष अनुमति दे सकता है सुनवाई के लिए, अपील करने के लिए किसी को भी, लेकिन ऐसी कोई अनुमति को सेना के न्यायालय के प्रति नहीं दे सकता है।
137, सुप्रीम कोर्ट अपने पहले के दिए किसी निर्णय से बाध्यकारी नहीं है, उसको दोबारा रिव्यू किया जा सकता है, देखा जा सकता है। 141, सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्णय देगा वो सभी न्यायालय के बाध्यकारी है। 143 सलाहकारी अधिकारता, यदि सार्वजनिक महत्व का कोई प्रश्न राष्ट्रपति द्वारा उनसे पूछा जाता है तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपना निर्णय दे सकता है, अपनी सलाह दे सकता है और नहीं भी दे सकता है, जिसको राष्ट्रपति मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता है। ठीक है, मतलब दोनों अपनी तरफ से स्वतंत्र है। लेकिन किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौते के लिए अंतर्गत 143(2) में अगर पूछा जाता है तो सुप्रीम कोर्ट सलाह देने को बाध्य है। ठीक है, और ये सलाह मुख्य न्यायाधीश 4 वरिष्ठतम जजों से सलाह करके ही देता है। ठीक है, हाँ, रिटायरमेंट के बाद कहीं भी वकालत नहीं कर सकते। तो ये रहा आपका सुप्रीम कोर्ट। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कोई बात अगर समझ में नहीं आई है तो उसे निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, और वीडियो को कैसा लगा ज़रूर बताइए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत आभार।